हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे एसएससी जीडी के मैथ्स नंबर सिस्टम से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारी वीडियो नंबर 3 वीडियो है। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 25 से। इस वीडियो में भी बहुत ही अच्छे और सुपर क्वेश्चन आपको सिखाए जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 25 नंबर क्वेश्चन, 1/5 गुणा 6 प्लस 1/6 गुणा 7 प्लस 1/7 गुणा 8 प्लस डैश 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 के पहले 20 पदों का योग बताओ। तो देखिए क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड दिया गया है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में पहले 20 पदों का योग बताना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि पहले 20 पदों तक हमारा कौन सा नंबर बैठेगा, ये सबसे पहले हमें मालूम करना होगा। क्योंकि यहां पर दिया है 1/5 गुणा 6 प्लस 1/6 गुणा 7, एक एक के अंतर से इस प्रकार संख्याएं क्रमागत बढ़ते क्रम में दी गई है और पहले 20 पदों तक का योग हमें ज्ञात करना है। तो 20 पदों तक का हमें 20वां पद हमें ज्ञात करना है। तो 20 पद 5 से स्टार्ट होते हैं और 20 तक कितना बैठेंगे, 25 पद बैठेंगे। 5 से 20 तक 25 में से 5 घटाएंगे, हमारे 20 पद बैठ जाएंगे। 25 में से 5 घटाएंगे 20। तो हम इसको लिखते हैं इस प्रकार से, 1/5 गुणा 6 प्लस 1/6 गुणा 7 प्लस 1/7 गुणा 8 डैश डैश। और इस प्रकार 20 पदों तक हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, 1/24 गुणा 25। ये हमारा 20वां पद बैठेगा। और तब हम इस प्रकार के क्वेश्चनों का योग ज्ञात करेंगे। तो योग ज्ञात करने का बहुत ही आसान तरीका आपके सामने है। जब 1 के बटे क्रमागत संख्याएं गुणनफल में आ जाए, 5 गुणा 6, 6 गुणा 7, 7 गुणा 8, 24 गुणा 25, इस प्रकार से आ जाए तो उनका योग ज्ञात करना होता है। पहले पद में से लास्ट वाला पद हम घटा देते हैं। तो पहले पद में से लास्ट वाला पद घटा देंगे, 1/5 में से 1/25 घटा देंगे और इस प्रकार हमें इन पदों का योग ज्ञात हो जाएगा। तो यहां पर हमारा एलसीएम आता है 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5 हल कर लेंगे, -25 एकम 25, 1 एकम 1। तो 5 में से 1 घटाया, 4/25। अब हम इसको हल करेंगे, यानी कि 4 को 25 से भाग कर रहे होंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.16। तो 4 को 25 से जब भाग कर रहे होंगे तो 0.16 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन है 0.16। बहुत ही आसानी से हमने क्वेश्चन हल कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/2 तथा 3/5 के मध्य एक परिमेय संख्या हमें बतानी है, यानी कि इन दोनों संख्याओं के बीच में एक संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम दोनों संख्याओं की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे कि 1/2 और 3/5 हमें पता करना है 1/2 और 3/5 का अंकों के रूप में कितना मान बनता है। देखिए 2 से 1 को भाग करेंगे, भाग नहीं होगा, दशमलव लगाकर 0, 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, यानी कि 2 से 1 को भाग करने पर 0.5 इसका मान बनता है 0.5। और 5 से 3 को भाग करेंगे, 0 लगाएंगे, 30 हो जाएगा, 5 30। इसका मान बनता है 3/5 का मान बनता है 0.6। 1/2 का मान बनता है 0.5। तो जिस परिमेय संख्या का मान 0.5
और पॉइंट 6 के मध्य में आ जाएगा, वही हमारी प्रीमेय संख्या कहलाएगी। तो अब हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शनों से हमें पता लगाना है, इसी प्रकार भाग करके हमें पता लगाना है कि किस प्रीमेय संख्या का मान 0.5 और 0.6 के बीच में आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन ए 2/5, भाग करेंगे 5 से 2 को, पॉइंट लगा के 0, 5 चौक 20, 0.4 आता है, इससे इधर आता है, यानी कि दोनों के बीच में इसका मान नहीं आता है, तो हमारा ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। उसके बाद बी ऑप्शन देखते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए 4/7, 7 से 4 को भाग देंगे, पॉइंट लगा के 40 हो जाएगा, 7 पंजे 35, देखिए 7 पंजे 35, 5 बच गया, फिर 0 हो जाएगी 50, 7 सत्ते 49, यानी कि मैं 7 से यदि 4 को भाग करता हूं तो 0.57 के लगभग आता है, और 0.57 जो कि हमारे 0.5 और 6 के मध्य में आता है, अतः हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी ही बनेगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है ऑप्शन बी। तो वह एक परिमेय संख्या जो इन दोनों संख्याओं के मध्य में होती है वह 4/7। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर बनेगा 4/7। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 4/7। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी संख्या 90 से 40% कम है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि वह संख्या बताओ जो 90 से 40% कम है। तो जब 40% कम हो गई हो तो 90 का 60% रह जाएगी वह संख्या। तो हम मालूम कर लेंगे कि वह संख्या 90 का 60% रह जाएगी, क्योंकि 90 से 40% कम है। जब 40% कम है तो 60% रह जाएगी। तो 90 का 60% हल करेंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। परसेंट से मैंने 2 0 काटा, 9 6 54, 54 हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन बी 54। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 28वां क्वेश्चन, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक की संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो 1 से 50 तक की संख्याएं लिखने में हमें कुल अंकों को मालूम करना है, कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए बहुत आसान है, जिस प्रकार हम कॉपी के पेज पर पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, 3, 4 इस तरह से 10, 11, 12, 13 इस तरह से 50 तक लिखते हैं। तो इस प्रकार से लिखने पर पूछा गया है कि कुल कितने अंकों की आवश्यकता। अंक मतलब ये 3 अंक हो गए, इस तरह से 4 5 6 ये 2 अंक हो गए, यहाँ पर 11 में ये 1 अंक, ये 2 अंक ये हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इस प्रकार इन्हें सभी को जोड़ा जाए तो पूछा गया है कि कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो हमें 1 से 50 तक की संख्या लिखने के बाद हमें कुल अंकों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। जैसे कि देखिए हम इसको यहां पर हल करेंगे, 1 से 9 तक, 1 से 9 तक जब हम अंक लिखते हैं तो एक एक के अंक आते हैं, और कितने होते हैं ये 9, और कुल अंक हो गए 9 एकम 9 अंक। इस प्रकार 9 तक लिखने के बाद 10 आता है, 10 से हमने लिखा 50 तक, तो 50 तक जैसे लिखेंगे तो हमारे कुल कितने अंक बैठते हैं 41। और ये 2-2 अंकों वाली संख्या इनमें लिखी गई है, ये 1-1 अंक वाली थी 1, ये 2-2 अंक वाली लिखी है 2। तो कितने अंक बनेंगे 41 दूनी 82, 82 अंक ये हो जाएंगे।
अब हम इन सभी को जोड़ लेंगे और हमें मालूम हो जाएगा कि 1 से 50 तक कुल कितने अंक होते हैं। 82 और 9 91, 82 और 9 जोड़ेंगे 91 कुल अंक हो गए। तो 1 से 50 तक यदि हम अंकों को लिखे तो कुल अंकों की संख्या होगी 91। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन सी 91। क्वेश्चन नंबर 29, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दे तो शेष प्राप्त होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। देखिए, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है। तो देखिए, शेष 63, जो शेष 63 बचता है, इस शेष 63 को ही हम यदि उस संख्या से को 29 से भाग दे तो शेष प्राप्त होगा, ये पूछा गया है। तो शेष को ही दूसरी भाजक संख्या से हम भाग कर देते हैं। देखो, शेष 63 को ही दूसरी भाजक संख्या, पहली भाजक संख्या 899 से भाग दिया गया और दूसरी भाजक संख्या 29 से भाग दिया गया, तो शेष को दूसरी भाजक संख्या से भाग कर देते हैं और इस प्रकार हमें शेष प्राप्त हो जाता है। तो 63 को 29 से भाग देंगे तो शेष प्राप्त होगा। 29 दूनी 58 होता है, तो शेष बचेगा 5 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो इस प्रकार हम इस ट्रिक से क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं। और वैसे इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी हल किया जा सकता है। देखिए, किसी संख्या को 899 से भाग दिया जाए, किसी नंबर को 899 से भाग दिया जाए तो शेष 63 बचता है। यहां पर शेष 63 और भागफल यहां पर 1 लिख लेंगे। तो यहां से हम इस संख्या को ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि n बराबर वह संख्या। तो भाजक व भागफल की गुणा और शेष फल को जोड़ लेते हैं। 899 कम 899 प्लस 63, तो इस प्रकार हमें वह संख्या ज्ञात हो जाती है। 9 और 3 12 हासिल 1, 10 6 16 हासिल 1, 8 1 9। तो इस प्रकार वह संख्या हमें 962 प्राप्त हो जाती है। अब जैसे कि कहा है कि यदि उस संख्या को, यानी कि इसको ही 29 से भाग दे तो शेष क्या होगा। अब देखो, इसे यदि हम 29 से भाग देते हैं, 962 को 29 से भाग देते हैं, 29 3 87 होता है, 29 3 87, 16 में 7 गए 9, बचा शेष 2, यहां पर 2 उतारेंगे। अब 29 3 यहां पर हम फिर चलाएंगे माननी, 29 3 87, तो शेष 12 में थे 7 घटाएंगे 5, तो शेष 5 बचता है। तो इस प्रकार भी हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं कि यदि उसी संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। तो शेष 5 बचता है। या तो आप इस प्रकार कर सकते हैं और या फिर आप इस ट्रिक से भी आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं कि जो शेष बचता है उस शेष को दूसरी भाजक संख्या से भाग देने पर हमें शेष प्राप्त हो जाता है। तो आप इस कॉन्सेप्ट से हल कर सकते हैं या आप इस कॉन्सेप्ट से हल कर सकते हैं। आपका दोनों कंडीशन में आंसर सेम होगा, शेष 5। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आठ की घात 20 गुणा 15 की घात 24 गुणा 17 की घात 15 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है।
तो अभाज्य गुणनखंड यानी कि अभाज्य, अभाज्य किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या जैसे आप जानते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, अर्थात जो एक व स्वयं अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से डिवाइड ना हो सके, भाग ना हो सके, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। इसी प्रकार हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कुल ज्ञात करनी है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो देखिए दी गई संख्या 8 की घात 20 है, तो इस आधार 8 को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लेते हैं। 8 को तोड़ेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, इसके अभाज्य टुकड़े कर लेते हैं। और 8 की घात 20 है तो यहां पर 2 की घात 20 होगी, इस पर 2 की घात 20, 2 की घात 20। यदि हम इसको लिखना चाहे तो वही तरीका बन जाता है, आधार की गुणा कर लेंगे और जब घात समान आ जाए 2 दूनी 4 दूनी 8 की घात 20। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो कि मैंने आपके सामने दिखाया है कि इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। और फिर इसको हम आगे लिखेंगे 15 की घात 24 को भी अभाज्य टुकड़ों में तोड़ेंगे, 3 पंजे 15 और घात 24 है तो 3 पर भी घात 24, 5 पर भी घात 24 आएगा और गुणा 17 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, ज्यों का तो लिखेंगे और इसकी घात 15। और इस प्रकार पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, तो घातों का जोड़ ही अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कहलाता है। घातों का जोड़, अब इन घातों को जोड़ लेंगे, घातों का जोड़। तो देखिए जोड़िए 20, 40, 60 और 48, 60, 48 प्लस 15, तो 8, 5, 13 हासिल 1, 2 और 4, 2, 6, 6, 6, 12, 123 आता है। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए संख्या में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या होगी 123। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में मिलते हैं या मैथ्स के किसी भी चैप्टर में आ जाए, तो उन्हें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए ये आसानी से का तरीका यूज कर सकते हैं कि दी गई आधार संख्या को हम अभाज्य टुकड़ों में तोड़ लेंगे और फिर जो घात है उनको उन टुकड़ों की घात मान लेंगे और इस प्रकार इसको हम घातों के जोड़ को ही जोड़ लेंगे और इस प्रकार हमें सभी गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की घात 50, 3 की घात 40, 4 की घात 30 और 5 की घात 20 में सबसे बड़ी संख्या बतानी। तो सबसे बड़ी संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, इसको छोटा कर लेंगे घातों के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें पता लग रहा है सभी की घातों में 10 की घात कॉमन है, यानी कि 10 से हम इसको भाग देकर इनकी घातों को छोटा करके लिख लेंगे और जिसका मान सबसे बड़ा होगा वही हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। तो हम 10 से भाग करते हैं इसको, 10 पंजे 50, 10 से भाग 10 पंजे 50, यानी कि 2 की घात 5 लिख सकते हैं, 10 चौक 40, 3 की घात 4 और 10 तिये 30, 4 की घात 3 और 10 दूनी 20, 5 की घात 2। और अब हम मालूम करेंगे कि किस संख्या, कौन सी संख्या बड़ी बनती है इसमें, क्योंकि 10 घातों में, सभी की घातों में 10 कॉमन था, तो 10 से मैंने इसको भाग करके इनकी घातों को छोटे क्रम में लिख लिया और अब यहाँ घातों के अकॉर्डिंग मैं मालूम कर लूंगा कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है सबसे छोटी है। 2 की घात 5 को हम लिख सकते हैं 32, 3 की घात 4 को हम लिख सकते हैं 81 और 4 की घात 3 को हम लिख सकते हैं 64 और 5 की घात 2 को हम लिख सकते हैं 25। अब जिसका मान सबसे बड़ा है यहाँ पर
81 है सबसे बड़ा। अब 81 किसका है? 3 की घात 4, यानी सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या है? 3 की घात 40। तो यानी 3 की घात 40 हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। तो 3 की घात 40 हम कह सकते हैं हमारी सबसे बड़ी संख्या है। और यदि पूछे सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटा मान है हमारा 25, लास्ट वाला नंबर, यानी लास्ट वाला नंबर ये है। तो 5 की घात 20 सबसे छोटी संख्या होगी। तो दी गई सभी संख्याओं में इस प्रकार के क्वेश्चनों में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पूछी जा सकती है। तो सबसे बड़ी संख्या आप निकाल सकते हैं और सबसे छोटी संख्या भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखिए एक सही, यहां पर हल करेंगे। एक सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2। इस प्रकार हम इसको जोड़ेंगे। यह भिन्न वाला सवाल हो गया, तो इसको जोड़ने का बहुत आसान मेथड है। देखिए जब इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं तो एक 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 वाले अंक यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कि एक एक का अंक सबसे ज्यादा अधिक से अधिक कितनी बार लिखा गया है। तो अधिक से अधिक यहाँ 1 बार 2 बार 3 बार, यहाँ 4 बार लिखा है। तो काउंटिंग लिख देंगे, गिनती लिख देंगे। जितनी बार लिखा हुआ है उतनी बार तक, 4 बार तक 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 ऐसे लिख देंगे। यानी कि इन सब का जोड़ हो गया यो। यदि आप इन सबको जोड़ेंगे तो इन सभी का जोड़ यही आएगा। अब हम देखते हैं आधा आधा 1 और आधा आधा 1, यानी कि इन दोनों का 1 हो गया और इन दोनों का 1 हो गया। 2 ये हो जाएंगे, 2 इसमें ये जोड़ लेंगे तो हमारा 1234 में 2 जोड़ेंगे 1236 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन है 1236।